नाज़रीन, ये मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज तौर पर मुंबई की अहम सड़कों से लता मंगेशकर को आखिरी सफ़र के लिए ले जाया जा रहा है। शिवाजी पार्क में उनकी आखिरी रस्मात 6:30 बजे अदा की जाएगी। पूरी तरह से तैयारियां शिवाजी पार्क में भी देखी जाती हैं। दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुंबई की सड़कों पर पुलिस की जमीयत मौजूद है और आम लोग जो लता मंगेशकर को चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके दिलदादा हैं, उनकी आवाज़ के शायकीन आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सड़कों पर जमा है। और मुंबई पर जैसे एक तरह से शोक की लहर है इस वक्त पूरी दुनिया में। जहां जहां लता जी की आवाज़ पहुंचती है, लता जी के चाहने वाले हैं, दुनिया के हर कोने में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, खासकर हिंदुस्तानियों का, जो दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं, आज लता जी के इंतकाल पर गमज़दा न हो। और सभी के लिए रात नज़ारा न्यूज़ 18 उर्दू पर बैरून ममालिक में भी जहां देखा जाता है, आखिरी सफ़र पर हम सभी को शामिल कर रहे हैं। और मुंबई की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग खराज अक़ीदत पेश करने, एक झलक देखना चाहते हैं लता मंगेशकर की। ये शिवाजी पार्क की तस्वीर, जहां पर आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए तैयारियां जारी हैं। और इस आखिरी रस्मात की अदायगी के मौके पर 5:45 पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। आखिरी रस्मात वहां अदा की जाएंगी 6:30 बजे तक। और इस वक्त हैदराबाद से फिल्म राइटर हैं सुल्तान काज़मी साहब, वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुल्तान काज़मी साहब, लता मंगेशकर आज नहीं रही, एक बड़ा सदमा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसी आवाज़ जो बहुत ही मुनफरिद रही है, कैसे याद करते हैं आप इनको और किन हवालों से? लता जी का इंतकाल एक ऐसा सदमा है और ऐसा नुकसान है संगीत की दुनिया का जी कि जिसकी तलाफी नामुमकिन है। जी, लता जी एक ऐसी सिंगर थी जी, जो न सिर्फ क्लासिकल गायकी से वाकिफ थी, जी, बल्कि अपने इतनी बड़ी सिंगर होने के बावजूद भी वो जो है लाइट गाने भी बहुत आसानी से, बहुत ही जो है फीलिंग के साथ गाती थी। जी, और उनका तलफ़ुज़ इतना बेहतरीन तलफ़ुज़ है, आप जी, उनका कोई भी गाना सुन लीजिए, जी, बिल्कुल, कहीं भी जो है उनके तलफ़ुज़ में कोई आप ऊंच नीच ज़ेर ज़बर का फर्क या जो है कुछ महसूस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उन्हें इतनी बड़ी सिंगर होने के बावजूद भी वो बाज़ाब्ता उर्दू एक उस्ताद को घर पे रखकर उर्दू उन्होंने सीखा था। जी, इतनी दिलचस्पी थी उनको अपने फन से, अपने जो है गायकी से। तो अब ये ऐसी गायकी और ऐसे जो है आर्टिस्ट का मिलना बहुत मुश्किल है। ना उनसे पहले कोई ऐसी आर्टिस्ट थी, जी, ना उनके बाद में भी कोई आर्टिस्ट ऐसा पैदा होने का कोई इम्कान नजर आ रहा है। जी, और फिर आप फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी डुएट्स हैं, जी, लता जी और रफी साहब के, जी, वो ऐसे हिंदी के डुएट्स हैं कि अब जो है वैसे डुएट्स मैं समझता हूँ किसी जबान में भी उतने प्यारे डुएट्स नहीं है। जी, तो एक बहरहाल वो इतना बड़ा जो है नुकसान है फिल्म इंडस्ट्री का कि उसका कोई तलाफी मुमकिन ही नहीं है। जी, जी सुल्तान साहब, तलफ़ुज़ की जैसा आपने बात की, उर्दू की आपने खासकर बात की, जब वो उन्होंने गाना शुरू किया था तो बाकायदा एक उस्ताद रखा गया था, महबूब साहब से वो उर्दू सीखती, तलफ़ुज़ सीखती हैं। दिलीप साहब ने जब उनकी पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी तो उन्होंने तारुफ करवाया कि ये लता हैं, गा रही हैं गाने, और ये महाराष्ट्र से मराठी हैं। तो उन्होंने कुछ वहाँ पर मशवरा दिया, तो उसको एक चैलेंज के तौर पर लता जी ने लिया और बाकायदा उर्दू की जो बारीकियाँ हैं वो सीख कर उस चैलेंज को उन्होंने पूरा किया। क्योंकि उर्दू का बड़ा दखल रहा है फिल्म नगरी में, खासकर मौसीकी के हवाले से, जब गायकारों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता था। जी बेशक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो दिलचस्पी है ना साहब, तो ये दिलचस्पी उनकी अजमत में और इजाफा बिल्कुल पैदा करी। बिल्कुल, क्योंकि फनकार जो है खाली आवाज से ही बड़ा फनकार नहीं, गुलूकार जो है सिर्फ आवाज की बुनियाद पे बड़ा नहीं बन जाता, बल्कि उसको उस फन में जो है जहाँ जहाँ भी जिस चीज की जरूरत है जी,
वो तमाम चीजों को हासिल करना बहुत जरूरी रहता है उसके लिए। जी तो वो चीज तमाम तर चीजें जो है लता मंगेशकर के गले में और उनके जो है जात में पैदा हो चुकी थी। ठीक ठीक जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब इस हवाले से बात करने के लिए। बहरहाल आज हर कोई गमज़दा है और एक बड़े नुकसान से लता जी के इंतकाल को ताबीर कर रहा है। इस वक्त विजय अकेला जी हमारे साथ जुड़ेंगे। नगमा निगार विजय अकेला ने लता मंगेशकर को मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया है, आइए पहले सुन लेते हैं। किससे पूछूं बता अब लता का पता, इस प्रभु कुंज से उस प्रभु कुंज में तुम भी मिल ही गए शक्ति के पुंज में। किससे पूछूं बता अब लता का पता, प्रभु कुंज लता मंगेशकर जी का घर। इस प्रभु कुंज से उस प्रभु कुंज में तुम भी मिल ही गए शक्ति के पुंज में। किससे पूछूं बता अब लता का पता, कल मां सरस्वती तेरा पूजन किया। कल सरस्वती पूजा थी, कल मां सरस्वती तेरा पूजन किया, आज हम सब ने तेरा विसर्जन किया। किससे पूछूं बता अब लता का पता, पूछती है हवा पूछती है घटा, बात क्या है क्यों हर दिल है यूं गमज़दा। किससे पूछूं बता अब लता का पता। बहुत शुक्रिया। विजय अकेला साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विजय अकेला साहब, आपने मंजूम खराज अक़ीदत तो पेश कर दिया है, लेकिन लता जी को कई लोग मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ चीज़ों से याद करते हैं कि लता जी गाती तो थी, सरस्वती वाला गला था, लेकिन और भी उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं जानते हैं। तो आप किस हवाले से लता जी को जानते हैं, क्या कुछ यादें आपके जहन में हैं? जी जनाब, एक शायर के तौर पे तो लता जी ने मेरे गीत कभी नहीं गा पाई हो, जिसका ताउम्र अफसोस है जी। और लेकिन एक आरजे के तौर पे मैंने उनका इंटरव्यू किया था जी और लंबा इंटरव्यू था जी। उस इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी के आते ही स्टूडियो का जो माहौल था वो ऐसा मतलब जैसे कि एक ऐसा माहौल बन गया था कोजी, और कोजी बहुत ही छोटा सा वर्ड है कि हम क्या कहें, और पूरा स्टूडियो उनको देख रहा है। और ऐसे में जब हमने उनसे पूछा था कि लता मंगेशकर जी आप अंदर से कैसी इंसान हैं जी, कैसी औरत हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अंदर से बहुत इमोशनल लड़की मानती हूँ। और जब उन्होंने एक 70 साल की उम्र की, उस वक्त उनकी एज 70 इयर्स थी, एक 70 साल की महिला ने जब अपने आप को लड़की कहा कि मैं एक बहुत इमोशनल लड़की हूँ, तो हम सब लोग वक्त रुक गया, हम सब लोग ठहर गए जी। लेकिन जब होश आया तो गौर किया तो सही तो बोल रही थी वो कि वो तो एक लड़की ही थी। और लता जी की बात क्या कोई करे, बाप रे बाप, लता जी की क्या कोई बात करे। हम यही सोच सोच के हैरत में रह जाते हैं कि हम भी उसी शहर में पिछले कई सालों से रह रहे हैं जिस शहर में लता मंगेशकर जी रहती हैं जी, रहती थी कहने में अभी भी जुबान लड़खड़ाती है जी बिल्कुल। लता जी का साया हमारे सर के ऊपर है, वही सूरज वो देखती थी जो हम देखते थे, वही चांद की रोशनी उन्हें भी मिलती थी, मगर वो कैसे हम लोगों से इतनी जुदा थी। उनकी गायकी ओह पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर रही हैं। आप सोचिए ना, शोभना समर्थ के लिए गाई, नूतन के लिए गाई, फिर उसके बाद तनुजा के लिए गाई, कजोल के लिए गाई, इनके कितनी पीढ़ियां। और क्या उनका गीत आज भी सुनता हूँ ना जी, तो उन्हीं के गीत से है जो मन ठंडा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे इजाजत इसलिए चाहूंगा क्योंकि बस मैं लता जी के घर में एंटर नहीं करने वाला हूँ। जी ठीक ठीक, बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया है और जिन हवालों से आपने याद किया कि लता जी। और कह देता हूँ आपको जी कि जी, आशा जी के साथ हमारे कई गाने रिकॉर्ड हुए और आशा जी का जो घर प्रभु कुंज में उस वक्त वो रहती थी जहाँ लता जी भी रहती थी जी, तो वहाँ पे लता जी और आशा जी के कमरों के दरमियान एक झीना पर्दा पड़ा हुआ रहता था। पता नहीं क्या बात थी कि वो इधर नहीं जाती और वो उधर नहीं आती थी, लेकिन जिसको एक डिवाइन फीलिंग कहते हैं, एक दैविक एटमॉस्फेयर है जो हमेशा हमने महसूस किया जब भी हम आशा जी के घर में गए, उनके कमरे में गए जिनके बगल में आशा लता जी का कमरा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक थोड़ा सा वक्त और देते आप, क्योंकि आपके पास ऐसी यादें हैं, आप इतना करीब से जानते हैं
कि फरमाइए। जब आवाज के ताल्लुक से ये कहा जाता है, आप 10-12 साल का गैप भी देख लें सिंगिंग के हवाले से, आवाज में कोई बदलाव नहीं। ये जी। कैसा जादू था उनके गले का? हाँ, ये तो समझ में नहीं आता है, जी। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। समझ में जो आती है बात वो सिर्फ इतनी आती है जी कि इन्होंने कितना रियाज किया। जी। लोग कहते हैं कि क्या किस्मत लेके आई है। अरे भाई, क्या किस्मत लेके आई है? नहीं, जी। कितनी मेहनत की है। बेशक बेशक। कैसे उर्दू जुबान को उन्होंने अपनाया, कैसे कितना सीखा, बिल्कुल। कितनी मेहनत की, अपनी जिंदगी की तरफ देखा नहीं जो निजी जिंदगी होती है, जी। सिर्फ गायकी को ही देखा किए। और जी। लोग कहते हैं कि भाई वो उनकी क्या किस्मत लेके आई। नहीं, क्या मेहनत की उन्होंने। बेशक बेशक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। और कितने उनकी गाँव- मेहनत का, अजय जी, उनकी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनसे पहले जो सिंगर्स हुआ करती थी, लता जी ने खुद कई बार कहा कि नामी गिरामी ऐसी वैसी नहीं, बहुत नाम वाली सिंगर्स थी, लेकिन उसके बावजूद लता जी एक मुख्तलिफ आवाज के साथ अपनी शनाख्त जल्द बनाने में कामयाब हुई। ऐसी डिमांड बढ़ी कि उन्होंने हाल में कहा कि मेरे पास इतना काम है कि मैंने जिनसे वादा किया है पहले उनका तो काम कर लूं, तो प्लीज जी, जी। अच्छे गाने वाले आज भी हैं, उनको दीजिए काम। तो यानी जिनको वो बेहतर समझती थी, रिकमेंड भी करती रही, और ये कहा कि दूसरे कई सिंगर्स हैं गाना चाहते हैं, प्लीज उनसे भी गवाइए। भाई देखिए जनाब, आज के दौर में लोग अपने घरों में ट्रॉफीज सजा के रखते हैं कि हमें 20 ट्रॉफीज मिली हैं, हमें 40 ट्रॉफीज मिली हैं। जी, वो जी। लता जी किस दुनिया की थी कि जिन्होंने 5 या 7 लेने के बाद कहा कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे मत बेशक दीजिए। बेशक बेशक। ये लोग ये बड़ापन भी था उनका। बहुत बड़ापन था। बेशक। ये बहुत बड़ा बड़ेपन की बात हुई। अरे उनके सामने तो अब दिलीप कुमार हमारे साथ नहीं है, अब बेशक। लता जी नहीं है, अब क्या बातें करें सर। हमारे बेशक तो बेशक। उस जमाने के जो सितारे हैं वो धीरे धीरे करके हकीकी मालिक से जा मिल रहे हैं, और इस दुनिया में वो जो रोशनी उनकी रही है, उनकी आवाज़ के ज़रिए ही हम उनको महसूस करते रहेंगे। वो बेशक इस दुनिया से चली गई, लेकिन दिलों में शायकीन मौसीकी का जो है दिल, उनमें वो ज़रूर बसती रहेंगी जब भी उनकी आवाज़ सुनते रहेंगे। और जब लता जी की आवाज सुनते हैं ना किसी भी गाने में, तो हमें लगता है कि क्या हमें इतनी तमीज भी है कि हम सुन सकने के काबिल हैं। बेशक बिल्कुल। बेशक। लता जी का गाना सुनना हो तो जैसे कि आप एक पूजा करने के लिए बैठे हैं, एक नमाज पढ़ने के लिए बैठे हैं, अगर ये मानसिकता है जी। तो भाई आप लता मंगेशकर के गाने सुनिए, वरना है बहुत सारे लोग और भी बेशक सुनाने के लिए। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विजय किला जी। लोग यही कहते हैं कि खुद वो साक्षात सरस्वती थी, उनके गले में सरस्वती उतर जाती थी।